वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरे पास इस वक्त जो गेस्ट हैं उनसे आपको मिलवाती चलूँ। डॉक्टर हिरा आसिम मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं, जो कि ग्रेजुएट हुई हैं रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज से, और वो काम कर रही हैं कंसल्टेंट ऑनकोलॉजिस्ट एट शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद। सिर्फ यही नहीं, रॉयल कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजिस्ट से क्लिनिकल ऑनकोलॉजी में इन्होंने ज़ाहिर है पढ़ाई आगे अपनी फर्दर स्टडीज़ की, एंड यूके फेलो कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स रेडियोथेरेपी का भी कोर्स किया है। आगे बताऊं कि ये कैंसर को ट्रीट करती हैं, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी करती हैं, इम्यून थेरेपी करती है, एंड उसके टारगेटेड ट्रीटमेंट्स जो कि इस वक्त मौजूद है यहाँ, क्योंकि ये मंथ है ज़ाहिर है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का, और इसलिए डॉक्टर हिरा आसिम हमें इस हवाले से बहुत सारे सवालों के जवाब देंगी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? I'm good. Thank you so much, Nida, for having me. Thank you so much for coming. So मैं आप सबसे पहला सवाल ये कहूँगी कि ज़ाहिर है हमारे यहाँ आम ख़वातीन को नहीं पता कि ब्रेस्ट कैंसर इतना आम हो चुका है, लेकिन उसकी जो अलामात हैं उससे वाकिफ़ नहीं है, तो थोड़ा सा आप उनको गाइडलाइंस दें। जी, सो ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है। इस वक्त अगर हम टॉप कैंसर्स में देखें तो पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर टॉप पर है। अगर हम बोथ मैन एंड वुमेन देखें तो ब्रेस्ट कैंसर की अलामात में सबसे जो कॉमन अलामत है, सबसे आम अलामत जो है वो तो ब्रेस्ट में गिल्टी का होना है। यानी कि अगर आपको ब्रेस्ट में कोई लंप, गिल्टी या कोई भी स्वेलिंग या ब्रेस्ट की कोई जगह हार्ड महसूस हो रही है ब्रेस्ट में या उसके अतराफ में, यानी कि बगल में या फिर कॉलर बोन के साथ, यानी कि गर्दन के निचले हिस्से में अगर कोई गिल्टी महसूस हो रही है तो वो ब्रेस्ट कैंसर की अलामत हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको ब्रेस्ट में कोई साइज़ में चेंज लग रहा है, यानी कि आपकी ब्रेस्ट की एक साइड का साइज़ बहुत बड़ा होना शुरू हो गया अचानक से, या श्रिंक होना शुरू हो गया, तो ये दोनों ब्रेस्ट कैंसर की अलामात हो सकती हैं। जैसे आप बाकी चीज़ों के अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो आप इस अवेयरनेस के लिए कि आप अपना टेस्ट कराएं, ब्रेस्ट के लिए क्या करवा सकते हैं? सो ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट हमारे पास मौजूद है। सो उसको हम मैमोग्राफी बोलते हैं। सो ये मैमोग्राफी टेस्ट अकॉर्डिंग टू WHO, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो रिकमेंड करती है कि 40 साल से ऊपर की खवातीन को सालाना मैमोग्राफी करानी चाहिए। लेकिन साल में एक दफ़ा, यानी कि हर साल आपको, अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है तो आप हर साल मैमोग्राफी कराएंगे। लेकिन मैं अपने पेशेंट से यही कहती हूँ कि हमारे मुल्क के हालात जिस तरह के हैं और जिस तरह हमारी आवाम की फाइनेंशियल सिचुएशन है, तो हर साल ड्यू टू लॉजिस्टिक रीजंस भी हर साल पेशेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता हॉस्पिटल जाना और मैमोग्राफी कराना। तो अगर वो हर 2 साल बाद या हर 2 या 3 साल बाद भी मैमोग्राफी करा लेंगे तो वो बहुत अच्छा है। सो मैमोग्राफी एक बहुत अच्छा टेस्ट है। ब्रेस्ट के एक्सरे को बोलते हैं। सादा सा ब्रेस्ट का एक्सरे है, जिस तरह आप चेस्ट का एक्सरे करते हैं या टांग का एक्सरे करते हैं, तो सादा सा एक्सरे है जो आप ब्रेस्ट का करते हैं, और वो आपको ब्रेस्ट कैंसर बहुत अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट कर देता है। यानी कि आपको गिल्टी महसूस नहीं भी होती, तब भी इंटरनल चेंजेस ऐसी आई होती हैं जो सिर्फ मैमोग्राम पे पिक हो जाती हैं। अच्छा, अगर अर्ली स्टेज पे पता चल जाता है तो उसका क्या इलाज है, और क्या हमारे मुल्क में अवेलेबल है इसका इलाज? जी बिल्कुल। सो अगर कैंसर अर्ली स्टेज पे ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हो जाता है तो फॉर्चुनेटली ब्रेस्ट कैंसर इतना कॉमन है और सबसे ज़्यादा रिसर्च भी इसी कैंसर पे हो रही है, तो ब्रेस्ट कैंसर का इलाज पूरे तरीके से अवेलेबल है। इवन स्टेज 4 का भी बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। तो इवन दोज पेशेंट्स जो हमारे पास स्टेज 1, 2 या इवन 3 में भी डायग्नोज होते हैं तो क्योर रेट्स बहुत अच्छे हैं। स्टेज 1 पे तो क्योर रेट्स मोर देन 90% हैं, स्टेज 2 पे क्योर रेट्स आई वुड से मोर देन 80% हैं। इस तरह स्टेज 3 के भी 60% पेशेंट्स क्योर हो जाते हैं, यानी कि कैंसर फ्री हो जाते हैं। तो इसका इलाज अच्छा मौजूद है कंपेयर टू ऑल अदर कैंसर्स, और ये ट्रीटेबल है और पाकिस्तान में मौजूद है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं परसेंटेज क्या है कि कितने फीसद पाकिस्तानियों में ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है? सो हमारी जो अपनी स्टैटिस्टिक्स है, हमारी कैंसर रजिस्ट्री उस तरह से बहुत रिलायबल तो नहीं है, लेकिन एक रफ जो स्टैटिस्टिक्स है हमारे पास, उसके मुताबिक सालाना 1 लाख खवातीन ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होती हैं। और सबसे अलार्मिंग बात यह है कि उनमें से 50,000 की डेथ हो जाती है, और उसकी रीज़न ये होती है कि वो बहुत एडवांस स्टेज पे डिटेक्ट होती हैं। सो सालाना 1 लाख खवातीन डिटेक्ट होती हैं, और हमारा जो डेथ रेट है विद ब्रेस्ट कैंसर वो अराउंड 50% है, जो कि अगर आप इंटरनेशनल डेथ रेट की बात करें जो ब्रेस्ट कैंसर से है वो बहुत कम है, वो तकरीबन 10 to 15% है। तो ये स्टैटिस्टिक्स हमारी थोड़ी सी अलार्मिंग है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास पेशेंट्स बहुत लेट स्टेज में आते हैं। अच्छा, अगर किसी का डिटेक्ट हो जाए, राइट, ठीक है, तो उसकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है? जो उसके केयर टेकर्स मतलब केयर गिवर्स होते हैं, जो उसके इमीडिएट फैमिली है, हस्बैंड, बच्चे,
مطلب لائک کوئی بھی ارد گرد جو ہے اس کے پیرنٹس ان کے اوپر بھی کیا اثر؟ دیکھیں کینسر کا لفظ ہی جب ڈائگنوسس ہوتا ہے تو ایک ٹیبو اٹیچڈ ہے اس کے ساتھ کہ کینسر کسی کو ہو گیا تو ایک سمجھ لیں ڈیتھ سینٹینس مل گئی نا ان کو. تو نو ڈاؤٹ کہ کینسر کے ڈائگنوسس کے ساتھ ہی نہ صرف پیشنٹ پہ سائیکولوجیکل مینٹل فزیکل طرح کے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں. عورت جو ہوتی ہے وہ گھر کا ایک محور ہوتی ہے, سو اگر وہی بیمار ہو جائے تو بچے افیکٹ ہوتے ہیں, فیملی افیکٹ ہوتی ہے, تو ایک طرح سے پورا گھر ہی افیکٹ ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ڈپینڈنگ آن دا اسٹیج, اگر آبویسلی آپ ایڈوانس اسٹیج میں آ رہے ہیں تو سم ٹائمز ٹریٹمنٹ آپ کا لائف ٹائم چلتا ہے. تو لائف ٹائم چلنے سے جو سائیکولوجیکل امپیکٹ, جو مینٹل امپیکٹ, جو فائنینشیل امپیکٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ ہیوج ہوتا ہے. اسی طرح ارلی اسٹیج والے پیشنٹس بھی ان کو وہ ٹائم جو کہ 6 months ہم ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں وہ کمیٹڈ ہو کے اپنی جاب چھوڑ کے اپنا دوسرے سارے کام چھوڑ کے پوری فیملی ایک ٹریٹمنٹ کی طرف ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. سو آپ اور کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے, صرف ٹریٹمنٹ کرا رہے ہوتے ہیں, تو اس سے بہت سارا امپیکٹ ہوتا ہے آپ کے پورے. اچھا, اس کا علاج ایکسپینسو ہے کیا؟ کچھ بتا سکتی ہیں کہ کتنا خرچہ ہوتا ہے اس کے علاج پہ؟ سو بریسٹ کینسر کی ایک تو ہمیں ٹائپس معلوم ہے. سو ان میں سے کچھ ٹائپس ایسی ہیں جن کا علاج بہت زیادہ ایکسپینسو نہیں ہے, اور اسپیشلی اگر آپ ارلی اسٹیج میں ڈائگنوز ہوں گے تو علاج اس طریقے سے ایکسپینسو نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کو کم علاج چاہیے ہوگا. آپ کی سرجری بھی چھوٹی ہوگی, آپ ریڈیشن بھی آپ کو پاسبل ہے کہ وہ ضرورت نہ پڑے, آپ کو شاید ٹیبلٹس ضرورت پڑے یا شاید وہ بھی نہ پڑے. سو جتنا ارلی اسٹیج ہوگا اتنا آپ کا فائنینشیل جو کاسٹ آئے گی ٹریٹمنٹ پہ وہ کم ہوگی. جس طرح آپ کی ایڈوانس اسٹیج ہوتی جائے گی تو آپ کے ٹریٹمنٹ کی جو کاسٹ ہے وہ بھی زیادہ ہوتی جائے گی. اسٹیج 4 میں کیونکہ پرولونگ ٹریٹمنٹ ہوگا, جب تک مریض زندہ ہے ٹریٹمنٹ ہوتا رہے گا, تو وہ کاسٹ سب سے زیادہ ہوگی. اسی طرح بریسٹ کینسر کی کچھ ٹائپس ایسی ہیں, جس طرح HER2 نیو پازیٹیو کینسر ہے, ٹرپل نیگیٹو بریسٹ کینسر ہے, ان میں کچھ نئی ڈرگز ایسی آئی ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ ایکسپینسو ہیں. سو وہ پیشنٹس جو ان ٹریٹمنٹ اور وہ ٹریٹمنٹ ضروری بھی ہیں, سو جن پیشنٹس کو ہم وہ ٹریٹمنٹ ایڈوائز کرتے ہیں تو ان کا ٹریٹمنٹ از کوائٹ ایکسپینسو. اسی طرح کچھ نئی ڈرگس ہماری ٹیبلٹ فارم میں آئی ہیں, سو وہ بھی ان کا بھی جو ہے وہ کاسٹ زیادہ ہے کیونکہ وہ نئی آئی ہیں. گریجولی امید کرتے ہیں کہ کاسٹ بہتر ہو جائے گی اور یہ ٹریٹمنٹس ایک سبسیڈائز ریٹ پہ ہمارے پیشنٹس کے لیے اویلیبل ہوں گے. بٹ کچھ کینسرز ایسے بھی ہیں جو کہ کم کاسٹ کم ٹائپس, کچھ ٹائپس ایسی بھی ہیں جن کی ٹریٹمنٹ کم کاسٹ میں ہوتی ہے. شروع میں ہم سننے کو ملتا تھا کینسر ہے تو ہمیں پھر یہی خبر ملتی تھی کہ وہ اب ہم میں نہیں رہے, لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہم سنتے ہیں ہم کہ وہ کینسر ہو گیا اور اس کے بعد ان کا سروائیول بھی ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے, تو وہ یہ چیز ایک اچھی نظر آ رہی ہے. جی بالکل, عام بہت ہو گئی ہے کینسر. پہلے ہوتا تھا کہ 100 میں سے ایک کو ہوتا تھا, اب 10 میں سے ایک کو ہونے لگا. بالکل رائٹ, مگر ان کا سروائیول بھی پھر ہم دیکھ سروائیول بھی بہتر ہو رہا ہے. تو اس منتھ جو کہ کینسر اویئرنیس منتھ ہے, اور یہ منتھ ہمیں بتاتا ہے جس کی وجہ سے اویئرنیس بھی آ رہی ہے لوگوں میں, آپ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ اچھا ندا, اس میں 2 امپورٹنٹ چیزیں مینشن کرنا چاہوں گی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہماری خواتین میں اویئرنیس نہیں ہے. اویئرنیس مطلب انٹرٹینمنٹ کے پروگرامز ہیں, ہیلتھ کے پروگرامز بہت اس طریقے سے نہیں دیکھے جاتے. سو اس لیے ہمارے کینسر لیٹ اسٹیج میں بھی ڈائگنوز ہوتے ہیں. سو ون آف دا پیشنٹس ایکچولی مینشن می, میری ایک پیشنٹ نے مجھے کہا کہ یوٹیوب پہ ہر کسی کے چینل ہیں لیکن پاکستان میں ایک یوٹیوب پہ ایک بھی کینسر کا چینل نہیں ہے. تو اگر ہم کوئی دیکھتے بھی ہیں تو جو نیبرہڈ ہماری کنٹریز ہیں ان میں کوئی ہماری زبان میں کوئی چینل ہوتا ہے تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں, لیکن اردو زبان میں کینسر کی کوئی انفارمیشن یوٹیوب پہ نہیں ملتی. سو ہماری ٹیم نے ایک والنٹری ورک کیا اور ہم نے ایک یوٹیوب چینل جو میرے ہی نام سے ہے, ڈاکٹر ہیرا عاصم کے نام سے, اور اس پہ ہم کینسر ریلیٹڈ ویڈیوز روزانہ اپلوڈ کرتے ہیں. سو اب تک ہم 150 ویڈیوز اس پہ اپلوڈ کر چکے ہیں, اور وہ 5 منٹ کا میسج ہوتا ہے یا میکسیمم 7 منٹس کا میسج ہوتا ہے, لیکن اور وہ ہر کینسر سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, صرف بریسٹ کینسر نہیں لیکن ہر کینسر سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. تو آئی ول سجیسٹ کہ آپ, کیونکہ اٹ از فری, اور آپ اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو فالو کریں تو آپ کو ڈیلی کچھ نہ کچھ کینسر سے ریلیٹڈ میسج ملے گا, اور اس سے آپ اپنی ہیلتھ پہ آپ کا اچھا امپیکٹ ہوگا, آپ کی صحت کے لیے وہ اچھا ہوگا. دوسری بات یہ کہ ہماری جو بریسٹ کینسر کی سروائیورز ہوتی ہیں, وہ جو پیشنٹس جو بریسٹ کینسر کا ٹریٹمنٹ کرا چکی ہوتی ہیں, وہ ان کے لیے فوراً سے ٹریٹمنٹ کرا کے اپنی زندگی میں واپس آنا اس طریقے سے آسان نہیں ہوتا. ان پہ ٹریٹمنٹ کا بہت زیادہ ہیوج مینٹل امپیکٹ ہوتا ہے, اور دنیا بھر کے ممالک میں بریسٹ کینسر سپورٹ گروپس ہیں جو کہ ہمارے ممالک میں نہیں ہیں. سو ہماری ٹیم
टीम ने एक वॉलंटरी ब्रेस्ट कैंसर सपोर्ट ग्रुप जो कि ब्रेस्ट कैंसर होप सर्कल के नाम से स्टार्ट किया है. सो इट इज़ कम्प्लीटली फ्री के प्रोग्राम्स हैं. हेल्थ के प्रोग्राम्स बहुत उस तरीके से नहीं देखे जाते. सो इसलिए हमारे कैंसर लेट स्टेज में भी डायग्नोज होते हैं. सो वन ऑफ द पेशेंट्स एक्चुअली मेंशन मी, मेरी एक पेशेंट ने मुझे कहा कि यूट्यूब पे हर किसी के चैनल हैं लेकिन पाकिस्तान में एक यूट्यूब पे एक भी कैंसर का चैनल नहीं है. तो अगर हम कोई देखते भी हैं तो जो नेबरहुड हमारी कंट्रीज़ हैं उनमें कोई हमारी ज़बान में कोई चैनल होता है तो वो हम देख लेते हैं, लेकिन उर्दू ज़बान में कैंसर की कोई इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे नहीं मिलती. सो हमारी टीम ने एक वॉलंटरी वर्क किया और हमने एक यूट्यूब चैनल जो मेरे ही नाम से है, डॉक्टर हिरा आसिम के नाम से, और उस पर हम कैंसर रिलेटेड वीडियोस रोजाना अपलोड करते हैं. सो अब तक हम 150 वीडियोस उस पर अपलोड कर चुके हैं और वो 5 मिनट का मैसेज होता है या मैक्सिमम 7 मिनट्स का मैसेज होता है, लेकिन और वो हर कैंसर से रिलेटेड होता है, सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर नहीं लेकिन हर कैंसर से रिलेटेड होता है. तो आई विल सजेस्ट कि आप, क्योंकि आई मीन इट इज़ फ्री, और आप उसको सब्सक्राइब करें और उसको फॉलो करें तो आपको डेली कुछ ना कुछ कैंसर से रिलेटेड मैसेज मिलेगा और उससे आप अपनी हेल्थ पे आपका अच्छा इम्पैक्ट होगा, आपकी सेहत के लिए वो अच्छा होगा. दूसरी बात ये कि हमारी जो ब्रेस्ट कैंसर की सर्वाइवर्स होती हैं, वो जो पेशेंट्स जो ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट करा चुकी होती हैं, वो उनके लिए फ़ौरन से ट्रीटमेंट करा के अपनी ज़िंदगी में वापस आना उस तरीके से आसान नहीं होता. उन पे ट्रीटमेंट का बहुत ज़्यादा ह्यूज मेंटल इम्पैक्ट होता है. और दुनिया भर के ममालिक में ब्रेस्ट कैंसर सपोर्ट ग्रुप्स हैं जो कि हमारे ममालिक में नहीं है. सो हमारी टीम ने एक वॉलंटरी ब्रेस्ट कैंसर सपोर्ट ग्रुप जो कि ब्रेस्ट कैंसर होप सर्कल के नाम से स्टार्ट किया है. सो इट इज़ कम्प्लीटली फ्री फॉर ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स. मेजॉरिटी पेशेंट्स तो मेरी अपनी हैं. सो वी हैव मोर देन 100 ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स. इट इज़ प्राइवेट, इट इज़ फॉर फीमेल. सो बेसिकली होता यह है कि वो हमें मैसेज करती हैं, हम उनकी वापसी रिपोर्ट देखते हैं, डॉक्टर का नाम देखते हैं और हॉस्पिटल का नाम देते हैं और हम उनको उस ग्रुप में एनरोल कर लेते हैं. बेसिकली इट इज़ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिससे पेशेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो एक दूसरे से बात कर सकें, अपने मसाइल का पूछ सकें जिनका नया ट्रीटमेंट स्टार्ट हो. आपका ब्रेस्ट कैंसर होप सर्कल. थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें फराहम की. और ये मंथ है, जैसे आपने कहा कि एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम के अंदर इसका होना ज़रूरी है, तो आज वो ज़रूरी काम हमने कर लिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. ये था हमारा आज का प्रोग्राम. मुझे लगता है आज का शो ही बहुत ज़रूरी था. बहुत पते की बातें सुबह सुबह सुनने को मिली. सो आपके इर्द गिर्द ही आपके जिन और परियां हैं. बस चिराग को रगड़िए, हाजिर हो जाएंगे वो. पर समझ आपके अंदर होनी चाहिए कि किससे क्या बात पूछनी है और मशवरा लेना है. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़.